अमाउंट आ सकता है, ठीक है, सम्मानजनक अमाउंट आ सकता है। तो ये जो पैसा हो गया ये तो क्या हो गया, जा रहा है। और आप कभी भी बैंक में जाओगे और आपको वो बैंक बता देगी भैया इतना पैसा इसको दिया गया, इतना पैसा इसको दिया गया, तो वो विश्वास पैदा करने के लिए भी बैंक अकाउंट क्या है, आ जाएगी, गवर्नमेंट होगा। और इस पैसे को फिर से वो अपने सदस्यों को क्या करती है, ऋण के रूप में, लोन के रूप में, तो इस लोन की वापसी की संभावनाएं बहुत कम रहती है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है ईडीओ की हमारी क्लास चल रही है और ये ईडीओ की क्लास का तीसरा वीडियो है, ठीक है। अभी तक ईडीओ की क्लास में हम स्व सहायता समूह के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। भारत में स्व सहायता समूह का जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, इला भट्ट के बारे में पढ़े हैं अपन, ठीक है। उसके बाद स्व सहायता समूह क्या क्या कार्य करती है इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा किए। उसके बाद हम देखें स्व सहायता समूह कितने प्रकार की होती है, तो देखें कि महिला, पुरुष, बीपीएल, एपीएल, ठीक है, और काम के लिए भी कुछ काम के लिए डेडिकेटेड स्व सहायता समूह बनाई जाती है। भारत में स्व सहायता समूह के विकास के चरण क्या रहे इसके बारे में देखें। उसके बाद हम पहला जो पॉइंट इसमें देखें, समूह के गठन की संरचना क्या थी, समूह का गठन कैसे हुआ और उसकी संरचना कैसे हुई। उसके बाद विकास के क्रम में हम देखें वित्त पोषण कहाँ से होता है और पूंजी का निर्माण कैसे होता है। फिर समूह के आय का सृजन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल का विकास होता है। तो पहले समूह का गठन और उसकी संरचना को ही समझने का प्रयास किए। उसके लिए क्या क्या नियम शर्तें हैं, उसकी क्या क्या पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष के कार्य, सचिव के कार्य, कोषाध्यक्ष के कार्य। उसके बाद नंबर आया समूह की संरचना का। समूह की संरचना में अपन देखें कि भाई जिला स्तरीय संगठन, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन, ब्लॉक स्तरीय संगठन, ब्लॉक लेवल फेडरेशन, संकुल स्तरीय संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, और ग्राम स्तरीय संगठन, विलेज लेवल फेडरेशन। उसके बाद सबसे नीचे की इकाई रहती है स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ हमने देखा कि 10 से 20 लोग मिलकर एक स्व सहायता समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये स्व सहायता समूह बन जाता है, जब ये स्व सहायता समूह का निर्माण हो जाता है तो लगभग 5 से 25 स्व सहायता समूह मिलके एक ग्राम स्तरीय संगठन का निर्माण करते हैं। उसके बाद 10 ठो ग्राम स्तरीय संगठन मिलके एक संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 ठो क्लस्टर लेवल फेडरेशन मिलके ब्लॉक लेवल फेडरेशन का निर्माण करते हैं, और एक जिले में जितने ब्लॉक लेवल फेडरेशन रहते हैं सब मिलके जिला स्तरीय संगठन का निर्माण करते हैं। अब ये समझे हम ग्राम संगठन के बारे में। ग्राम संगठन में हम देखें कि भैया 5 से 25 स्व सहायता समूह होती है, जिसमें न्यूनतम संख्या 5 है, अधिकतम 25 है। पदाधिकारी के बारे में समझे कि भाई 10 से कम अगर स्व सहायता समूह या 10 से कम स्व सहायता समूह मिलके किसी ग्राम संगठन का निर्माण हो रहा है तो उसमें सिर्फ एक ही पदाधिकारी होगा, वो कौन होगा, अध्यक्ष। लेकिन 10 से ज़्यादा है तो अध्यक्ष और सचिव दोनों होंगे। सभाओं के बारे में देखें कि भाई आम सभा क्या होती है, कार्यकारिणी सभा क्या होती है। कार्यकारिणी सभा में स्व सहायता समूह के जितने अध्यक्ष रहते हैं वो सदस्य होंगे, और जितने स्व सहायता समूह के मेंबर रहते हैं सभी आम सभा के भी सदस्य रहते हैं। कार्यकाल देखें कि भाई कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, लेकिन पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 वर्षों का ही होता है। बैठक के बारे में देखें कि भाई कार्यकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह में एक बार या प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जाएगी, लेकिन आम सभा की बैठक साल में 2 बार या हर 6 माह में एक बार आयोजित की जाएगी। ग्राम संगठन के कार्यों के बारे में देखें कि ग्राम संगठन क्या काम करता है। फिर हम क्लस्टर लेवल फेडरेशन या संकुल स्तरीय संगठन के बारे में देखें, ठीक है। फिर पदाधिकारियों के बारे में वही चीज़ें को पढ़े अपन, ठीक है। फिर ये सब देखें अपन। लास्ट क्लास में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन में अपनी बात खत्म किए थे। अब गठन के लिए हमको देखना है स्व सहायता समूह का वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वहाँ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो स्व सहायता समूह है, आइए थोड़ा बोर्ड वर्क करते हैं, उससे समझेंगे, ठीक है। यहाँ हमको ये समझना पड़ेगा कि भैया जो हमारा स्व सहायता समूह काम करता है, ठीक है, जो हमारा स्व सहायता समूह काम कर रहा है, ठीक है, जो हमारा स्व सहायता समूह काम कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो भी काम कर रहा है, जो भी कार्य ये कर रहा है, ठीक है, उसके लिए वो काम करने के लिए ये पहले डिपॉजिट करेगा, और ये डिपॉजिट कौन कर रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, मेंबर्स के थ्रू। सदस्यों के द्वारा कुछ पैसे जमा किए जा रहे हैं,
ठीक है। और जो भी डिपॉजिट आ रहा है उस डिपॉजिट को रखने के लिए एक बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है, जिसको अपन सेविंग अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और ये बैंक अकाउंट में अगर 3 से 4 महीने तक, मिनिमम 3 माह तक, 3 मंथ तक अगर इस रूल को ये फॉलो कर देता है कि ये काम करते हैं, ये कुछ कुछ काम करते हैं, इससे जो बचा हुआ थोड़ा धन रहता है वो इस बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, या और ये जो सदस्य हैं सदस्य अपनी सेविंग इस बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है, और ये जो मेंबरशिप फीस का पैसा है वो इस बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। तो 3 महीनों तक अगर कंटिन्यू ये काम किया जाता है तो बैंक में एक सम्मानजनक अमाउंट आ सकता है, ठीक है, सम्मानजनक अमाउंट आ सकता है। तो ये जो पैसा हो गया, ये तो क्या हो गया? सदस्यों के द्वारा अर्जित किया हुआ धन हो गया, ठीक है, सदस्यों के द्वारा अर्जित हुआ। तो सदस्य, ये जो स्व सहायता समूह है जिसका मुख्य काम है स्वरोजगार और उससे वो पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया के माध्यम से इनका एक लक्ष्य रहता है कि धन इनके पास कैसे इकट्ठा हो। तो एक तो ये सदस्यों से धन अर्जन कर लिए, ठीक है। दूसरा, क्या सरकार इनको कोई मदद करती है? क्या गवर्नमेंट के द्वारा इनको कुछ मदद की जाती है? बिल्कुल मदद की जाती है। तो इनको जब बात किया जाए इनका वित्तीय प्रबंधन की, तो एक तो इनको गवर्नमेंट के द्वारा वित्तीय मदद की जाती है और दूसरा इनको बैंकों के माध्यम से वित्तीय मदद की जाती है। मतलब स्व सहायता समूह को अगर हम समझने का प्रयास करें, एसएचजी को पैसा कहाँ से आ रहा है, देसी भाषा में बात करें तो पैसा कहाँ से आ रहा है, तो एसएचजी को पैसा आ रहा है इसके सदस्यों से पैसा आ रहा है। दूसरा किसके द्वारा आ रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा आ रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा ये पैसा आ रहा है, ठीक है। अब और तीसरा, इसको पैसा कहाँ से आ रहा है? बैंक के माध्यम से आ रहा है, बैंक के माध्यम से पैसा आ रहा है। मतलब ये 3 दिशा से इसको पैसे प्राप्त हो रहे हैं। सदस्यों से कैसे पैसे प्राप्त हो रहे हैं? तो भैया सदस्य क्या कर रहे हैं? सदस्यता शुल्क दे रहे हैं, सदस्यता शुल्क दे रहे हैं, सदस्यता शुल्क दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, सदस्य और क्या दे रहे हैं? जो ये कार्य कर रहे हैं उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरे प्रॉफिट का पैसा एसएचजी के पास जाता है। उसका कुछ भाग जो रहेगा वो स्व सहायता समूह में जमा होता है, ठीक है। जितनी सदस्यों की बचत होगी वो भी स्व सहायता समूह के अकाउंट में जमा रहती है। ये स्व सहायता समूह के बैंक अकाउंट की बात हो रही ना, बैंक अकाउंट की बात हो रही है। और उसके बाद जो ब्याज प्राप्त होता है, स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को लोन देती है, उससे जो ब्याज प्राप्त होता है वो वाला पैसा स्व सहायता समूह के पास मिलता है। तो वित्तीय पोषण जो स्व सहायता समूह का होता है, जो हमारा टॉपिक है, उसका एक सोर्स क्या हो गया? सदस्यता शुल्क, कार्य करने से जो प्रॉफिट इनको प्राप्त हो रहा है वो, बचत करने से जो पैसा इनको प्राप्त हो रहा है वो, और ब्याज से जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो। अगर ये सारी प्रक्रियाएं ये सही तरीके से कर रहे हैं तो बैंक इनको क्या देती है? लोन। क्या देती है? लोन देती है, ऋण देती है, ठीक है। और ऋण के माध्यम से स्व सहायता समूह को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, ठीक है। ऋण के माध्यम से भी स्व सहायता समूह को क्या मिलेगा? पैसा। अब तीसरा सोर्स जो है गवर्नमेंट, वो कैसे उनको पैसा पहुंचाती है, ठीक है। तो एक तो रहता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से, 2 फंड गवर्नमेंट इनके लिए रिलीज करती है। 2 टाइप के फंड गवर्नमेंट के द्वारा इनके लिए रिलीज किया जाता है। एक तो हो गया कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, सामुदायिक निवेश कोष या निधि। सामुदायिक निवेश कोष से जो पैसा रिलीज किया जाता है उसको सामुदायिक निवेश निधि बोलते हैं। तो एक तो सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त होगी और दूसरा इसको प्राप्त होगा रिवॉल्विंग फंड। रिवॉल्विंग फंड किसको बोलते हैं? चक्रीय निधि को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चक्रीय निधि को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवॉल्विंग फंड होता है उसके माध्यम से लगभग 15,000 रुपए तक की राशि अनुदान के स्वरूप प्राप्त होती है, अनुदान के स्वरूप प्राप्त होती है। लेकिन ये जो सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त होती है वो 60 से 75,000 रुपए तक प्राप्त होती है। और वो किसके रूप में प्राप्त होती है?
ऋण के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में प्राप्त होती है? ऋण के रूप में प्राप्त होती है। तो भाई साहब, आज का जो हमारा क्लास है, आज की जो हमारी क्लास हो रही है, उसका जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है कि स्व सहायता समूह जो हमारी है उसको पैसा कहां से प्राप्त हो रहा है। हम अपनी पहली क्लास में पहुंचे स्व सहायता समूह काम कैसे करता है, दूसरी क्लास में समझे कि स्व सहायता समूह की संरचना और उसका संगठन कैसे होता है। आज ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम समझ रहे हैं कि स्व सहायता समूह के पास पैसा कहां से आता है। तो मैं आपको आसान भाषा में, आगे जो अपन टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे वो तो ठीक है, आसान भाषा में जो आज का मुख्य बिंदु है वो बता दे रहा हूं कि भैया स्व सहायता समूह को पैसा प्राप्त होता है उसके सदस्यों के द्वारा, स्व सहायता समूह को पैसा प्राप्त होता है गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा, स्व सहायता समूह को पैसा प्राप्त होता है बैंकों के द्वारा। ठीक है, तो सदस्यों के द्वारा कैसे पैसा प्राप्त होगा? तो ये अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क ग्रहण करेगी, उसके जो कार्य करेंगे उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सेदारी स्व सहायता समूह रहेगी, उसकी जो बचत रहेगी उसका कुछ भाग ये बैंक, स्व सहायता समूह के बैंक अकाउंट में जमा करते जाएंगे, और ये जो ब्याज देंगे, जैसे स्व सहायता समूह से सदस्य ऋण लिए और उस ऋण के बदले जब स्व सहायता समूह को कुछ ब्याज देते हैं तो वो स्व सहायता समूह की एक प्रकार की आय होती है। तो ये सदस्यों से इतना पैसा इसको प्राप्त हो गया। अब बैंकों से कैसे प्राप्त हो गया? तो बैंकों से आपको पता है कि लोन के माध्यम से ये पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, बैंकों से किसके माध्यम से पैसा प्राप्त होता है? लोन के माध्यम से पैसा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट से कैसे पैसा प्राप्त हो रहा है? तो दो तरीके से प्राप्त हो रहा है। रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से, चक्रीय निधि के माध्यम से 15,000 रुपए जो अनुदान स्वरूप प्राप्त हो रहा है आपको, और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश निधि के रूप में प्राप्त हो रहा है 60 से 75,000 रुपए ऋण के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किसके रूप में प्राप्त हो रहा है? ऋण के रूप में प्राप्त हो रहा है, और इसके लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन को पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अगर यहां तक समझ गए हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखो अब इसको समझने का प्रयास करना, ये क्या बोलना चाह रहा है। स्व सहायता समूह का वित्तीय प्रबंधन कैसे होता है? ठीक है, तो कैसे होता है देखते हैं। समूह के गठन के 3 से 6 माह के भीतर, समूह का गठन हुआ है उसको 3 से 6 माह के भीतर बैंक शाखा में बचत खाता खोला जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता दिया हूं, 6 माह के अंदर हमको क्या करना है? एक बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट बैंक में खोलना है। अब सेविंग अकाउंट क्यों खोलना है? तो भैया जब भी आप सदस्यों से सदस्यता शुल्क लोगे, ठीक है, बैठक बुलाओगे, बैठक में कोई निर्णय होगा, और क्या होता है बैंकों के पास अगर वो पैसा जा रहा है तो वो उस पैसे को निकालने के लिए कोई आपका ही पदाधिकारी नियुक्त है, तो आपको क्लियरिटी रहेगी कि कितना पैसा किसके पास जा रहा है। और आप कभी भी बैंक में जाओगे और आपको वो बैंक बता देगी भैया इतना पैसा इसको दिया गया, इतना पैसा इसको दिया गया। तो वो विश्वास पैदा करने के लिए भी बैंक अकाउंट क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? समूह के गठन के 3 से 6 माह के भीतर बैंक शाखा में एक बचत खाता खोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? इससे पैसा आहरित करने का अधिकार पदाधिकारियों का होगा, जो मैं बात अभी बताया। भैया बैंक अकाउंट क्यों जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि बैंक में अगर आपका पैसा है तो स्व सहायता समूह में एक विश्वास की भावना, स्व सहायता समूह में 10 से 20 लोग रहते हैं। ठीक है, अब जब ये ग्राम स्तरीय संगठन बनता है तो इनकी संख्या 100 से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 5 से 25 स्व सहायता समूह मिलके एक ग्राम संगठन बनाते हैं। मान के चलो 10 या 20 स्व सहायता समूह मिलके एक संगठन बनाए, ग्राम संगठन बनाए, और एक में 10 है तो 200 मेंबर हो गए। तो 200 मेंबर से हम पदाधिकारी, तो अध्यक्ष और सचिव 2 ही चुन रहे हैं ग्राम संगठन में। ठीक है, तो ये जो पैसे के लिए विश्वास की भावना है वो कैसे होगी? अगर ये पैसा सही स्थान पे हो और सही हाथों में हो। पैसे के लिए 2 चीज ही इंपॉर्टेंट है, सही स्थान और सही हाथ। तो सही हाथ आप खुद चुन के अध्यक्ष और सचिव को बताए हो, सही हाथ हो गया। सही स्थान, बैंक से ज्यादा सही स्थान हो सकता है क्या? नहीं। बैंक से पैसा कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, किसको मिलेगा, सभी बैठक में आपस में मिलके निर्णय लेते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि बैंक से पैसा आहरित करने के लिए जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा? पदाधिकारियों के पास होगा। और अगर स्व सहायता समूह की मैं बात करूं तो स्व सहायता समूह में कितने पदाधिकारी होते हैं आपको पता है? एक होता है अध्यक्ष, और एक होता है सचिव, और दूसरा क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। और अगर ग्राम स्तरीय संगठन में पदाधिकारियों की बात करूं तो इसमें 10 से ज्यादा स्व सहायता समूह अगर है
तो 10 से कम है तो अध्यक्ष, और अगर 10 से ज्यादा स्व सहायता समूह मिलके एक ग्राम स्तरीय संगठन का निर्माण कर रहे हो तो उसमें अध्यक्ष के साथ सचिव भी रहता है, ठीक है। और इन सभीयों का केवाईसी कराया जाता है, ठीक है। इन सभी पदाधिकारियों का केवाईसी कराया जाता है। केवाईसी से मतलब यह रहता है कि भाई इनके बारे में पूरे विवरण बैंकों को प्राप्त रहे, ठीक है। और केवाईसी कराया जाता है। अगर स्व सहायता समूह की बात करें तो कोई 2 पदाधिकारी मिलकर पैसा आहरित कर सकते हैं बैंक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे क्या बोल रहे हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। देखिए पदाधिकारी कौन कौन रहेंगे, तो इसमें बता दिया आगे की लाइन में, अध्यक्ष रहेगा, सचिव रहेगा और कोषाध्यक्ष रहेगा। किसी 2 पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से बैंक से राशि का आहरण किया जा सकता है। कोई भी 2 पदाधिकारी अध्यक्ष या सचिव हो, सचिव या कोषाध्यक्ष हो, अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष, कोई भी 2 पदाधिकारी जाएंगे जिनका केवाईसी हो चुका है और बैंक से पैसा आहरित कर लेंगे। लेकिन यहां हमको ध्यान रखना है, बैंक के पदाधिकारी उतना ही पैसा आहरित कर सकते हैं जितना बैठकों में तय हुआ है, न उससे 1 रुपए ज्यादा न उससे 1 रुपए कम। जो जो खर्चे बैठक में निर्धारित किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग पैसा निकाला जाएगा, न उससे 1 रुपए अतिरिक्त निकाला जाएगा न उससे 1 रुपए कम निकाला जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। बैठकों की मिनट्स जो बनेगी, ठीक है, पुस्तकें जो बनेगी उसमें यह विवरण दर्ज होना चाहिए। इसके बाद समूह की कुछ बुनियादी रिकॉर्ड भी रखने होंगे। जैसे क्या बोल रहे हैं, देखो अब हम वित्त पोषण की जब बात करेंगे तो रिकॉर्ड रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम पैसे को लेके बहुत सावधानी बरते हैं इसमें, ठीक है, कि कोई अविश्वास की स्थिति मत हो। तो पैसा भाई सदस्यता शुल्क जो जमा हो रही है उसके लिए भी एक कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिए, कोषाध्यक्ष के पास रिकॉर्ड रहे। बैठक में जो जो निर्णय हो रहे हैं उसके लिए सचिव रख दिए, ठीक है। और सभी चीज का निगरानी करने के लिए अध्यक्ष को रख दिए, ठीक है। पैसा पूरा बोले हाथ में मत रखो भैया, बैंक में रखो, ठीक है। जितना जरूरत है निकालो और सदस्यों को लोन के रूप में दे दो। कौन कौन सी बुक बनाना पड़ता है, तो वर्किंग फाइनेंशियल बुक बनाना पड़ता है, ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर, भैया आप आगे चल के लोन लोगे तो आपको बोलता है कि अगर लोन चाहिए तो देखो कि सदस्य जो लोन मांग रहा है वो बैठक में उसकी 90% उपस्थिति है कि नहीं है, कि वो सिर्फ लोन लेने के नाम से स्व सहायता समूह से जुड़ा। तो जिस सदस्य की उपस्थिति 90% से अधिक है उसी को तो लोन मिलता है। तो वही अटेंडेंस रजिस्टर, लोन का बुक, कौन कौन सदस्य कितना लोन लिया है। बोलता है कि भाई अगर कोई सदस्य लोन मांगने आ रहा है तो ये चेक करो पहले लोन लिया था कि नहीं। अगर पहले लोन ले चुका है तो 90% वापस कर चुका है कि नहीं। अगर 90% वापस नहीं किया है तो लोन वापस दोबारा नहीं देना है। तो वही लोन बुक। जनरल लेजर, भाई आय व्यय का होना चाहिए ना। कैश बुक, पासबुक बैंक, कैश बुक बैंक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या लिखा है, समूह के पदाधिकारियों का केवाईसी कराना होगा, ठीक है। केवाईसी आपको समूह के पदाधिकारियों का कराना होगा ताकि बैंक को पता रहे आप किसको बोले हो पैसा आहरित करने, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इसको देखो कि समूह जो है, ठीक है, समूह के माध्यम से पूंजी की व्यवस्था करता है जो उन्हें 2 तरीकों से प्राप्त होती है। समूह जो रहेगा ऋण के माध्यम से पूंजी की व्यवस्था करता है जो उनको 2 तरीकों से प्राप्त होगा। इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसमें आपसे यह बताना चाह रहा है कि समूह को जो पैसा प्राप्त होगा, जो ऋण प्राप्त होगा, वो आंतरिक ऋण के माध्यम से प्राप्त होगा और बाह्य ऋण के माध्यम से प्राप्त होगा। अब इसको समझते हैं कि आंतरिक ऋण किसको बोलते हैं और बाह्य ऋण किसको बोलते हैं। देखिए ठीक है, आंतरिक ऋण किसको बोलते हैं और बाह्य ऋण किसको बोलते हैं, इसको समझिए, ठीक है। पहला हो गया इंटरनल लोन या आंतरिक ऋण। आंतरिक ऋण या इंटरनल लोन, ठीक है। आंतरिक ऋण किसको बोलते हैं, मान के चलो एसएचजी जो रहते हैं, स्व सहायता समूह, ठीक है, उनके पास उनकी कुछ क्या रहती है, सेविंग्स रहती है, ठीक है, सेविंग्स रहती है। उस सेविंग्स का 70% भाग जो रहता है वो क्या बोला गया है कि उसको लोन के रूप में चक्रीय क्रम में रोटेट करना रहता है,
ठीक है, मतलब ये जो एसएचजी की सेविंग है वो कहाँ रहती है? बैंक में रहती है, बैंक अकाउंट में रहती है। तो वो सरकार या नियम बनाया गया है कि भाई वो बैंक अकाउंट में है तो उसको बैंक अकाउंट में पड़े नहीं रखने देना है। ठीक है भाई, इन्फ्लेशन भी तो है, पैसे की वैल्यू अगर आज की डेट में जो 100 रुपए की वैल्यू है ना, वो कल की डेट में थोड़ी रहेगी। कल की डेट में तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 90 के बराबर हो जाएगी उस 100 रुपए की वैल्यू। तो हमको क्या करना है, इस पैसे को मार्केट में फ्लो कराना है ताकि ये पैसा आज 100 है तो कल 110 हो, परसों 120 हो और आगे चल के 130 हो, 140 हो। तो इसके लिए जरूरी है कि पैसा एक जगह स्थायी मत पड़ा रहे, वो चक्री क्रम में लोन के रूप में घूमता रहे सदस्यों के बीच। ठीक है, तो जब एसएचजी अपने सेविंग से 70% हिस्सा अपने सदस्यों को लोन के रूप में दे देती है, तो वो क्या कहलाता है? वो लोन के रूप में जब वो अपने सदस्यों को पैसा दे देती है तो वो क्या कहलाता है? आंतरिक ऋण कहलाता है। मतलब अपने सदस्यों को ही वो क्या दे रही है? लोन दे रही है। दूसरा होता है बाह्य ऋण। दूसरा क्या होता है? बाह्य ऋण। ठीक है, दूसरा रहता है बाह्य ऋण। बाह्य ऋण क्या रहेगा बच्चों? आप देखो कि अब बाह्य ऋण के लिए एसएचजी को पैसा चाहिए। एसएचजी खुद क्या करती है? ऋण लेती है। आंतरिक ऋण में एसएचजी अपने सदस्यों को ऋण दे रही थी, अब यहां क्या होती है? एसएचजी को पैसा चाहिए। तो एसएचजी को पैसा दो तरीके से मिल सकता है, एक तो वो गवर्नमेंट की सहायता से मिल सकता है, ठीक है, और दूसरा उसको बैंक के माध्यम से मिल सकता है। बैंक के माध्यम से मिल सकता है। एक और तरीका है, उसको ग्राम सभा जो रहती है ना, ग्राम सभा, वो भी 10,000 रुपए तक की सहायता राशि देती है। ठीक है, तो मान के चलो 3 सोर्स है उसके पैसे प्राप्त करने के। एक तो हो गया गवर्नमेंट, दूसरा हो गया बैंक और तीसरा हो गया ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा स्व सहायता समूह को 10,000 रुपए तक की राशि उपलब्ध कराती है। अधिकतम 10,000 रुपए तक की राशि ग्राम सभा से उपलब्ध हो जाती है। बैंक के माध्यम से इसको लोन उपलब्ध हो जाता है, तो ये बाह्य ऋण की श्रेणी में आएगा। और गवर्नमेंट की सहायता से इसको रिवॉल्विंग फंड और क्लस्टर लेवल फेडरेशन फंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं इसको, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त होती है और चक्रीय निधि प्राप्त होती है, रिवॉल्विंग फंड। ठीक है, तो ये जो 3 तरीका है उसको इससे बाह्य ऋण के रूप में माना जाता है इसको। अब इस पैसे को एसएचजी क्या करता है? ये फिर से अपने सदस्यों को क्या करता है? सदस्यों को ऋण के रूप में दे देता है। इस पैसे को भी वो क्या करता है? ऋण के रूप में दे देता है। किसको? अपने सदस्यों को। सदस्य फिर से इसको पटाते हैं, ये फिर से वापस करता है इन लोग को। ठीक है, यही क्रम में चलते रहता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो मैं क्या बोला, समूह जो है ऋण के माध्यम से पूंजी की व्यवस्था करता है जो उन्हें 2 तरीकों से प्राप्त होती है। और वो 2 तरीका क्या बताया गया है? पहला तरीका बताया गया है आंतरिक ऋण का और दूसरा तरीका बताया गया है बाह्य ऋण का। मैं आपको बताया आंतरिक ऋण किसको बोलते हैं? जब स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराती है, अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराती है, अपने सदस्यों को लोन उपलब्ध कराती है, अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराती है, तो वो क्या कहलाता है? आंतरिक ऋण कहलाता है। अब बाह्य ऋण क्या होता है? तो बाह्य ऋण होता है कि बैंक ऋण जब स्व सहायता समूह खुद ऋण लेती है, अब उसको ऋण देने के लिए कौन होगा? बैंक होगा, ग्राम सभा होगा और अन्य में गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट होगा। और इस पैसे को फिर से वो अपने सदस्यों को क्या करती है? ऋण के रूप में, लोन के रूप में दे देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है? आंतरिक ऋण में जो अपन पढ़े हैं ना, वही सारी चीजों को इसमें बोला होगा जो मैं भी आपको बताया। देखो, समूह अपने जमा एवं बचत को अपने सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण कराती है। समूह इस क्रियाकलाप को आंतरिक लेन देन कहती है। मैं अभी जो आपको बताया, मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था, सेम वही लाइन को क्या बोला है? रिपीट किया है। आंतरिक ऋण के लिए मैं क्या बोला भैया? एक आंतरिक ऋण होता है हमारा। आंतरिक ऋण मतलब स्व सहायता समूह जो अपनी बचत होगी
उसको उसका कुछ भाग लोन के रूप में अपने सदस्यों को देती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लोन या आंतरिक ऋण बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, आंतरिक ऋण बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बोला है इसको देखिए। ठीक है, सदस्य ऋण की मांग को समूह की बैठक में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, सदस्य जो है, अब मैं क्या बोला कि भैया कौन ऋण लेगा, मतलब मान के चलो एक एसएचजी है, एक स्व सहायता समूह है। ठीक है, एक स्व सहायता समूह है बच्चों। ठीक है, अगर बात करें आंतरिक ऋण की ही बात कर लें तो एक एसएचजी है। ठीक है, अब इस एसएचजी का निर्माण किए हैं 10 से 20 सदस्य मिलके, 10 से 20 सदस्य, और अगर एक डाटा बोलूं तो मान के चलो 20 सदस्य मिलके एक एसएचजी का निर्माण किए हैं। अब इसमें से किसी दो सदस्यों को पैसा चाहिए, ए को चाहिए और बी को चाहिए। ठीक है, ए बोलता है मेरे को 5,000 रुपये चाहिए और बी भी बोलता है मेरे को 5,000 रुपये चाहिए। ठीक है, और हम अगर इंटरनल लोन की बात कर रहे हैं और सेविंग में देख रहे हैं, हम अपने सेविंग में देख रहे हैं, तो सेविंग में कुल मिला के हमारे पास टोटल कितना है, 6,000 रुपये है। हम कितना है हमारे पास, 6,000 रुपये। तो 5,000 किसको दिया जाए, ए को दिया जाए कि बी को दिया जाए, ये हमको तय करना पड़ेगा। तो ये हम कहाँ तय करेंगे, बैठक में। कहाँ तय करेंगे, बैठक में। बैठक बुलाई जाएगी और बैठक में दोनों का नाम ए और बी का रखा जाएगा। बोलेंगे ए को दें कि बी को दें, वहां फिर चर्चा होगी प्राथमिकता क्या होनी, कि किसकी प्राथमिकता ज्यादा है। तो अगर हम बात करेंगे ए की बी की, फिर क्राइटेरिया देखेंगे कौन सबसे ज्यादा फॉल कर रहा है क्राइटेरिया में। ठीक है, और किसका कारण और ज्यादा जेन्युइन है, किसको बहुत ज्यादा जरूरत है, और प्राथमिकता के आधार पे हम इनको लोन देंगे। हम ये भी कर सकते हैं 3,000 इसको 3,000 इसको दे दिए, या 5,000 इसको 1,000 इसको, ये पूरी तरीके से बैठक के ऊपर निर्भर करता है। तो हम क्या देख रहे थे, समूह के ऊपर है, पूरा प्राथमिकता के आधार पे वो ऋण दे। ठीक है, जितना चाहेगा वो 5,000 चाहेगा 5,000 को ऋण देगा, बैठक में जो तय होगा उसके हिसाब से वो ऋण देगा। आइए इसको फिर से एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो लिखा हुआ है वही चीज लिखा होगा, स्व सहायता होगा आंतरिक ऋण। क्या इसमें क्या बोल रहे हैं, सदस्य ऋण की मांग को समूह की बैठक, जो अपन बात कर रहे थे कि बैठक में प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात समूह के इन विषयों पर चर्चा की जाती है। यदि वह व्यक्ति ऋण लेने योग्य है, यदि वह व्यक्ति जो है ऋण लेने योग्य है, तो उसे ऋण प्रदान किया जाता है, जिसकी कुछ नियम शर्तें बताई गई है। ठीक है, अब ऋण लेने की मैं बताया भाई, बैठक में चर्चा हो रही है। ठीक है, अब किसको कितना ऋण देना है, ये नियम हो, ये क्या नियम होंगे, क्या शर्तें होंगी, इसके बारे में हमको बात करना पड़ेगा। 3 से 4 माह तक की निरंतर बचत के उपरांत समूह द्वारा आंतरिक ऋण प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, 3 से 4 माह की निरंतर बचत के उपरांत आंतरिक ऋण प्रारंभ किया जाएगा। कुछ पूंजी का 70% भाग आंतरिक ऋण पर चक्रीकृत रहेगा। कुल पूंजी का 70% भाग आपको आंतरिक रूप में रोटेट करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भैया जितना आपका सेविंग है उसका 70% भाग उसको बैंक अकाउंट में रखे छोड़ना नहीं है, उसको घुमाते रहना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोला है। अब इसमें ऋण की नियम और शर्तें बताई गई है। देखो क्या क्या बोल रहा है इसमें, देख लो भैया। ऋण के लिए सदस्यों की उपस्थिति कम से कम 90% चाहिए, तभी तो अटेंडेंस रजिस्टर बनाने बोला आपको। अगर जिस सदस्य को लोन चाहिए भैया समूह से, लगभग 90% बैठकों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। ऋण के लिए प्रार्थी सदस्य ने यदि पूर्व में ऋण लिया है तो उसका 90% वापस किया है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अगर लोन लेना ही उसका एकमात्र काम है तो उसको लोन नहीं देना है भाई। प्रथम बार ऋण के लिए सदस्यों को उसकी बचत का 10 गुना, उसकी बचत का, मान के चलो उसकी बचत का 10 गुना से अधिक ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि सदस्य, जो मैं आपको बताया था कि उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास पैसा कैसे आता है, तो सदस्य सेविंग करते हैं, तो वो जितना सेविंग किया है उसका 10 गुना से ज्यादा ऋण नहीं ले सकता। ठीक है, मान के चलो कुल स्व सहायता समूह की पूंजी है 5,000 रुपए की, जिसमें उसकी बचत का कंट्रीब्यूशन है 100 रुपए, तो 100 का 10% मतलब 1,000 रुपए से ज्यादा उस 5,000 में से लोन नहीं मिलने वाला उसको। ठीक है, जबकि वो 90% बैठक में बैठा हो, 90% पुनः भुगतान कर चुका हो ऋण का,
और 10 गुना ज्यादा ऋण नहीं मिलेगा। प्राथमिकता के आधार पर ऋण मिलेगी, मैं आपको एग्जांपल दिया, ए को भी चाहिए बी को भी चाहिए, तो प्राथमिकता जिसकी ज्यादा होगी उसको ऋण दिया जाएगा। आंतरिक ऋण में सामान्य तौर पर घटते क्रम पर ब्याज लिया जाता है। मतलब इसमें होता यह है कि मान के चलो 5% के हिसाब से हम किसी को 5,000 रुपए दिए, और इसमें होता यह है कि मासिक किस्तों के आधार पे, मतलब अधिकतम इसमें बोला गया है कि एक तो किस्त रहेगा मासिक और मैक्सिमम 30 किस्त में आपको पैसा लौटा देना है। तो इस किस्त का अमाउंट क्या होगा, जैसे 5,000 दिए तो इसका 5,000 का 5% लगा, अब बचा जितना पैसा, अब इसके बाद क्या होगा, अगले बार कुछ अगले सालों में ये 5 का हो जाएगा 4.5। तो ऐसा कुछ बैंक निर्धारित करती है, कोऑपरेटिव बैंक, तो उससे क्या होता है, ये किस्त का अमाउंट कम होते, ब्याज का अमाउंट कम होते जाता है। ठीक है, तो आंतरिक ऋण में सामान्य घटते क्रम पर ब्याज लगाया जाता है। तो ठीक है, यदि समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया गया तो रकम 1% प्रति माह ब्याज लगाया जाता है। 1% प्रति माह के हिसाब से ब्याज लगाया जाता है। उसके साथ साथ 5 रुपए और 10 रुपए के दंड का भी प्रावधान किया गया है। 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के दंड का भी क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। भुगतान मासिक किस्तों पर होगा और अधिकतम 30 किस्तों के माध्यम से किया जाएगा। 30 किस्तों से ज्यादा आप भुगतान नहीं कर सकते, आपको इससे पहले ही पैसा देना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक नियम और शर्तें हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे कूट के माध्यम से पूछ सकता है। ठीक है, स्व सहायता समूह के बाह्य ऋण। ठीक है, स्व सहायता समूह के बाह्य ऋण, मैं सोच रहा हूं पुराने पेपर भी आप लोग के लिए लाऊं, मैं यूट्यूब में उसको डालेंगे अपन। ठीक है, तो पुराने जो पेपर हुए उनका एक एनालिसिस करते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हम पुराने पेपर का एनालिसिस करें ना तो हमको तैयारी करने में और आसानी होगी, मजा भी आएगा थोड़ा। देखते हैं कि ग्रामीण विकास जैसे पढ़ना है आजीविका में, ठीक है, या आजीविका पढ़ना है, ग्रामीण विकास पढ़ना है एडीओ में, तो कौन कौन से सेक्टर को उठाया था पहले। ठीक है, तो पहले की जैसे ग्रामीण विकास है तो ग्रामीण विकास से संबंधित कितनी योजनाओं के बारे में पूछा था, यह भी तो पता रहना चाहिए ना पहले। ठीक है, उसके बाद आजीविका में कौन कौन से चैप्टर को ज्यादा हाईलाइट किया था। ठीक है, जितना को कितना डीप घुसा था वो। ठीक है, क्योंकि जब सबसे पहले एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो 2017 में एग्जाम हुआ, उससे पहले की अपेक्षा कठिन पेपर था। ठीक है, और 2017 की अपेक्षा इस बार बहुत कठिन पेपर होगा। ठीक है, तो जो हमारा जो प्रयास है कि पूरा विस्तार होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, मतलब जितना डिटेलिंग हो सकती है, क्षमता हो, किया जाए। ठीक है, तो अगर इस चीज को करना है तो हमको पहले के पेपरों को एक बार कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये मेरे दिमाग में भी आ रहा है, मैं आपके लिए लाऊंगा, आप मेरे को बताओ भी कमेंट बॉक्स में अगर आपको चाहिए पुराना एनालिसिस तो। ठीक है, और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, लोगों को पता चले कि तैयारी हो रही है। ठीक है, चलो अब देखो इसमें इसके बाद क्या बोल रहा है इसमें, स्व सहायता समूह के बाह्य ऋण। भैया बाह्य ऋण क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी क्या किया हूं, बता दिया हूं। स्व सहायता समूह के बाह्य ऋण क्या होता है हम पहले बात कर चुके हैं, इसके बारे में एक बार फिर से आओ समझने का प्रयास कर लेते हैं। बाह्य ऋण के बारे में यदि अपन बात किए थे, बाह्य ऋण क्या होता है, हम बोले थे स्व सहायता समूह को सदस्यों के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, बैंक के माध्यम से और गवर्नमेंट के माध्यम से लोन जब प्राप्त होता है तो उसको बाह्य ऋण बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्व सहायता समूह जब अपने सदस्यों को लोन देगा तो वो आंतरिक ऋण हो गया, और जब बाहरी सदस्यों के द्वारा जब स्व सहायता समूह को ऋण प्राप्त होगा तो उसको हम बाह्य ऋण बोलेंगे। अब कौन कौन बाहरी सदस्य लोन देते हैं तो उसको ये देख लो, ये 3 लोग देते हैं स्व सहायता समूह को, गवर्नमेंट देगा, बैंक देगी और ग्राम सभा देगी। आओ एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में देखते हैं कि ग्राम सभा बाह्य ऋण के रूप में सदस्यों को क्या क्या देती है, एसएचजी को क्या क्या देती है। समूह पहली बार में ग्राम सभा में बचत राशि का 5 गुना या 10,000 रुपए तक की पूंजी का सहयोग कर सकती है। मैं आपको बताया था कि ग्राम सभा जो क्या करती है कि 10,000 रुपए मैक्सिमम राशि दे सकती है स्व सहायता समूह को, लेकिन वो 10,000 रुपए की राशि के लिए 6 से 8% वार्षिक दर पर ब्याज चार्ज करती है। 6 से 8% तक की वार्षिक दर पे ब्याज चार्ज करती है। ठीक है, समूह के माध्यम से यदि किसी सदस्य को किसी योजना के अनुसार अनुदान प्राप्त होता है तो समूह द्वारा अनुदान का 10%
सेवा शुल्क के रूप में लिया जाता है। ये भी तो एक पैसे का स्रोत हो गया। अगर स्व सहायता समूह का कोई सदस्य जुड़ा है और उसको स्व सहायता समूह के जुड़ने के कारण कोई योजना का लाभ मिल रहा है, तो उस लाभ का 10% वो किसको देगा? स्व सहायता समूह को देगा। ये भी स्व सहायता समूह की एक आय ही होगी, ठीक है। और इस पैसे को भी वो बाद में क्या करती है? सदस्यों को लोन के रूप में देती है, ठीक है। तो ग्राम सभा के केस में हम क्या समझे भैया? ग्राम सभा 10,000 रुपए तक की देगी, 10,000 रुपए मैक्सिमम राशि देगी, उससे अधिक नहीं दे पाएगी। 6 से 8% का ब्याज चार्ज करेगी ग्राम सभा, ठीक है। 6 से 8% तक का ब्याज चार्ज करेगी, ठीक है। एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है, ठीक है, एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि ग्राम स्व सहायता समूह अगर 2 गांवों को मिलकर बनाई गई है, अगर 2 ग्राम को मिला के एक स्व सहायता समूह बनाया गया है, ठीक है, 2 गांवों को मिला के, मैं क्या क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 गांवों को मिला के एक स्व सहायता समूह बनाया गया है, ठीक है। तो उसको लोन किस ग्राम सभा से मिलेगा? ठीक है, अगर 2 गांवों को मिला के एक स्व सहायता समूह बनाया गया है तो उसको लोन किस स्व सहायता समूह से मिलेगा? मान के चलो एक गांव है बिलगहना, दूसरा गांव है बहरामुड़ा, ठीक है। मेरा गांव है बिलगहना, ठीक है। तो एक गांव का नाम है बिलगहना, एक का नाम है बहरामुड़ा, बहरामुड़ा, ठीक है। अब इन दोनों गांव के लोग मिलके एक एसएचजी का निर्माण किए और उस एसएचजी का नाम है श्री सिद्ध बाबा स्व सहायता समूह, ठीक है। इस एसएचजी का नाम है, इस स्व सहायता समूह का नाम है श्री सिद्ध बाबा स्व सहायता समूह। अगर अब ग्राम बिलगहना की भी अपनी एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा है, और बहरामुड़ा की भी अपनी एक ग्राम सभा है, और यहां रूल ये लिखा है कि ग्राम सभा जो रहेगी, ग्राम सभा जो रहेगी वो एसएचजी को, स्व सहायता समूह को 10,000 रुपए तक की आर्थिक मदद कर सकती है। तो श्री सिद्ध बाबा स्व सहायता समूह को यदि 10,000 रुपए की आर्थिक मदद चाहिए तो ये बहरामुड़ा की ग्राम सभा करेगी कि बिलगहना की ग्राम सभा करेगी? क्या लगता है आपको, क्या होता है? आपको मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूं, दिमाग लगाइए और इसका उत्तर सोचिए क्या हो सकता है इसका, कौन सी देगी? बिलगहना, बहरामुड़ा, बिलगहना, बहरामुड़ा, बताइए। बिलगहना की ग्राम सभा देगी कि बहरामुड़ा की ग्राम सभा देगी? ठीक है, मैं बताऊं इसका आंसर क्या होगा, मैं बताऊं। हमेशा ध्यान रखिए, 2 गांव मिलके एक स्व सहायता समूह का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। 2 गांव मिलके एक स्व सहायता समूह का निर्माण, पहला वीडियो मेरा देखिएगा, पहले वीडियो में बताया हूं, एक गांव के लोग मिलके ही एक गांव का स्व सहायता समूह का निर्माण करेंगे। जैसे बिलगहना है तो बिलगहना का एक अलग स्व सहायता समूह रहेगा, एसएचजी रहेगा, और बहरामुड़ा का एक अलग एसएचजी रहेगा, ठीक है। एक आर्थिक परिस्थिति के लोग रहेंगे, एक स्थानीय रहेंगे, एक टोला, एक गांव, एक समुदाय के लोग रहेंगे, ठीक है। एक आर्थिक परिस्थिति वाले लोग रहेंगे। ऐसा नहीं होगा 50% बहुत ऊंचे पैसे वाले हो गए, ये हो गए। 20% मैक्सिमम अगर स्व सहायता समूह को पैसे की जरूरत है तो उनको एपीएल वाले लोग को ला सकते हैं, वैसे बीपीएल लोग ही रहते हैं अधिकतर, ठीक है। लेकिन एपीएल का स्व सहायता समूह बनाने के लिए कोई रोक नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि भाई एपीएल भी स्व सहायता समूह का हिस्सा हो सकते हैं। नियम व शर्तें क्या बोली है? स्व सहायता समूह का बैंक लिंकेज, ठीक है। अब इसको, इससे ये समझिए कि ये हम कहां थे, बैंक लिंकेज, 30 किस्तों में स्व सहायता समूह ग्राम सभा के माध्यम से मिल गया, ठीक है। स्व सहायता समूह का बैंक लिंकेज, ये हमारा अगला टॉपिक है। मतलब कि बैंक लिंकेज मतलब नाबार्ड जो था ना हमारा, नाबार्ड बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो चालू हुआ है वो नाबार्ड के द्वारा चालू किया गया है 1993 में। 1993 में नाबार्ड के द्वारा स्व सहायता समूह को जोड़ने का प्रयास किया गया। इसका थोड़ा सा इस लाइन को समझा दूं आपको। देखिए हुआ क्या, बैंक जो था, बैंक जो है हमारे देश में, बैंक की रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है? आरबीआई, ठीक है। और बैंक का काम यह है कि वो बैंक के कस्टमर कौन है? बैंक के कस्टमर कौन है भैया? कस्टमर है नॉर्मल मेंबर लोग, ठीक है, नॉर्मल सदस्य, व्यापारी, उद्योगपति। लेकिन जो गांव के लोग हैं,
गांव के लोग हैं, ठीक है, जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, जो कृषक हैं, जो कृषक हैं, जो पशुपालक हैं, पशुपालक हैं, ठीक है, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो बहुत ज्यादातर बैंक से जुड़ नहीं पाते। क्यों नहीं जुड़ पाते? जब बैंक इनको पैसा देती है लोन के रूप में, जब बैंक इनको पैसा देती है लोन के रूप में, जब बैंक इनको पैसा देती है लोन के रूप में, तो इस लोन की वापसी की संभावनाएं बहुत कम रहती है, ठीक है। बैंक जब इनको पैसा देती है लोन के रूप में, तो ये पैसा आपके पास वापस आए इसकी संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है। तो बैंक करे क्या? ठीक है, उसको, वो तो लाभ के लिए काम कर रही है, इसका अल्टीमेट मोटिव क्या है? लाभ कमाना, लाभ कमाना, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इसका अल्टीमेट गोल है, ठीक है। तो आरबीआई या आरबीआई किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर देश का विकास करना है तो इन छोटे लोगों को तक बैंक की पहुंच को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो बैंक ने, आरबीआई या गवर्नमेंट ने एक संस्था का निर्माण किया जो आरबीआई की जैसे ही काम करती है, लेकिन आरबीआई के अंडर आती है, वो है नाबार्ड। वो क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड एक क्या है? एजेंसी है। नाबार्ड एक क्या है? एजेंसी है। और नाबार्ड क्या करती है? बैंकों को बोलती है कि भैया आप इनको फाइनेंस करो, आप इनको क्या करो? फाइनेंस करो। पैसा मैं दूंगी, नुकसान की चिंता मत करो, दो इनको पैसा। तो नाबार्ड एक रीफाइनेंस एजेंसी के जैसे काम करती है। नाबार्ड बैंकों को बोलती है भाई इनको पैसा दो, तो नाबार्ड से पैसा लेके बैंक इनको पैसा बांटते हैं कम ब्याज दर पे, प्रॉफिट के उद्देश्य को लिए बिना। उद्देश्य प्रॉफिट को छोड़ के इनको जो पैसा बांटा जाता है वो पैसा किसके पास से आता है? नाबार्ड के पास। तो नाबार्ड क्या की 1993 में, 1993 में बैंक लिंकेज कार्यक्रम चालू की, ठीक है, एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम की। और उससे ज्यादा, उसके माध्यम से ये प्रयास की ज्यादा से ज्यादा स्व सहायता समूह का निर्माण हो, ज्यादा से ज्यादा स्व सहायता समूह का निर्माण हो, और ज्यादा से ज्यादा स्व सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा जाए। ज्यादा से ज्यादा स्व सहायता समूह को क्या किया जाए बच्चों? बैंकों से जोड़ा जाए। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? बैंक लिंकेज। भारत में नाबार्ड के द्वारा बैंक जो है स्व सहायता समूह एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। 1993 में चालू किया गया बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह अपना सामूहिक खाता बैंक में खुलवा सकती है। स्व सहायता समूह जो रहती है एसएचजी, वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाती है बैंक में, और इस खाते को अपना धन जमा करके एक साख स्तर पर प्राप्त करने के पश्चात उसकी गारंटी पर बैंक ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बैंक से ऋण सुविधा मतलब क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि भैया एसएचजी क्या करेगा? बैंक में अपना अकाउंट खोलेगा, और इस अकाउंट में कुछ पैसा जब हो जाएगा, कुछ पैसा जब हो जाएगा, तो इसी को बैंक क्या मानेगा? अपनी गारंटी मानेगा, और इसी गारंटी के आधार पे वो एसएचजी को क्या देगा? लोन देगा। इसी एसएचजी को क्या देगा? एसएचजी को क्या देगा? वो लोन देगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो स्व सहायता समूह और बैंक लिंकेज, ये यहां तक आपको समझ में आ गया है। देखो, उक्त ऋण नगद साख सीमा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जो कि 6 से 7 वर्षों तक रिपीट लोन के माध्यम से समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, 6 से 7 वर्षों तक रिपीट लोन के माध्यम से समूह को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। अब बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो क्या क्या नियम और शर्तें हैं, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। समूह 6 माह पुराना हो, ये तो है ही, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। नियमित बैठक होना चाहिए, ये शर्त रहेगी ही रहेगी। ठीक है, प्रत्येक बैठक में समूह के सदस्यों की उपस्थिति 80% से अधिक हो। अगर बैंक से आपको लोन चाहिए तो बैठक भी होना जरूरी है, और बैठक में सदस्यों की उपस्थिति भी होना जरूरी है।
नियमित बचत नियमित रूप से जमा कर रहे हो, बचत नियमित रूप से, स्व सहायता समूह का अल्टीमेट गोल यही है कि बचत की भावना का विकास करना। तो भैया बैठक हो, बैठक में उपस्थिति हो और बैठक में बचत भी हो रही हो और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब वोटिंग के माध्यम से किया गया हो, और वोट कौन देगा? समूह के सदस्य। ठीक है, ऋण की राशि क्या हो सकती है इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है। देखो, बैंक से जो आप पैसा लोगे ना, तो कितना पैसा आपको मिल सकता है लोन के रूप में? तो निधि का 1 से 4 गुना, 1 से 4 गुना, मतलब मूल निधि का। मूल निधि का क्या मतलब है? मूल निधि का मतलब यह होता है कि जितना आपके पास अकाउंट में बैलेंस है, जितना आपके पास कैश है, जितना आप लोन के रूप में बांटे हो, ये आपकी मूल निधि है। समझने का प्रयास करना। मैं आपको बोला था कि आप सेविंग का, आपके पास जितना बचत है उसका 70% रोटेट करते रहोगे कस्टमर को, अपने मेंबर्स को 70% लोन के रूप में रोटेट करते रहोगे। तो ये जो आप लोन के रूप में बांट रहे हो वो भी तो आपकी मूल निधि है भाई। आप ही तो नियम बना के उसको सदस्यों को लोन के रूप में दिला दिए। अब स्व सहायता समूह कोई काम कर रही है, उसके पास कुछ कैश है, तो वो कैश का अमाउंट और जो बैंक में अकाउंट के रूप में बचत है वो, ये तीनों को मिला के मान के चलो, ये अकाउंट में आपके पास 500 रुपए है, कैश आपके पास 500 रुपए है और लोन आप दिए हो 1000 रुपए का, तो कुल मूल निधि के रूप में आपके पास कितना हो गया? 2000 रुपए। और मूल निधि का 1 से 4 गुना, मतलब 8000 रुपए मैक्सिमम आपको बैंक लोन के रूप में दे सकता है। ठीक है, ऋण वापसी की अवधि 3 से 7 वर्ष होगी। ठीक है, 3 से 7 वर्षों के अंदर बैंक से जो आप लोन ले रहे हो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। कितना अवधि कितनी होगी? 3 से 7 वर्ष तक होगी। ऋण वापसी साप्ताहिक और मासिक किस्तों के आधार पर होगी, ये तो ठीक है, किस्तों के आधार पर। बैंक के लिए कोई जमानत नहीं होगी। ठीक है, बैंक से अगर आपको लोन रखना है तो जमानत के रूप में क्या होगी? कोई जमानत के रूप में नहीं होगी। ये जो बैंक अकाउंट में आपका पैसा जमा है वही आपकी क्या है? जमानत है। ऋण की राशि 4 किस्तों में, पहले अंश, दूसरा अंश, तीसरा और चौथे अंश में प्राप्त होगी। ठीक है, पहला जो अंश प्राप्त होगा, देखो ऋण की जो राशि प्राप्त होगी, पहला इंस्टॉलमेंट जो होगा मूल निधि का 4 से 8 गुना, बचत का 4 से 8 गुना, या 50,000 रुपए, या 50,000 रुपए, दोनों में से जो भी अधिक है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे किस्त में बचत का 5 से 10 गुना या 1 लाख रुपए, दोनों में से जो अधिक है वो प्राप्त हो जाएगा। तीसरे किस्त में 2 लाख रुपए तक प्राप्त हो जाएगा और चौथा किस्त में बैलेंस अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहले में 4 से 8 गुना या 50,000 रुपए, दोनों में से जो भी अधिक हो। दूसरे में 5 से 10 गुना और 1 लाख रुपए, दोनों में से जो भी अधिक हो। तीसरे में 2 लाख रुपए और चौथे में बैलेंस अमाउंट। जैसे मौजूदा कोष का 4 से 8 गुना 50,000 रुपए की राशि जो भी अधिक हो, मौजूदा कोष का 5 से 10 गुना 1 लाख रुपए जो भी अधिक हो। तृतीय अंश क्या होगा? न्यूनतम 2 लाख रुपए और बचत की राशि प्राप्त होगी, चौथे किस्त में बचत की राशि के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? समूह द्वारा स्व सहायता समूह की को जो सरकार के द्वारा जो अंश प्राप्त, अब हम देखो, अभी तक हम अपनी क्लास में अभी तक हम क्या क्या देख लिए? हम देख लिए ग्राम सभा से जो प्राप्त हो रहा है बाह्य ऋण, जो लोन के रूप में प्राप्त हो रहा है बैंकों से, वो देख लिए हम। अब देखना है हमको जो गवर्नमेंट हमको अनुदान के रूप में देती है ना, वो क्या होता है। तो गवर्नमेंट का एक कोष रहता है सामुदायिक निवेश कोष। क्या रहता है? सामुदायिक निवेश कोष। उस सामुदायिक निवेश कोष में 2 चीज रहती है, एक तो रिवॉल्विंग फंड रहता है, चक्रीय निधि रहती है, एक तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड रहता है, सामुदायिक निवेश निधि रहती है। 2 निधि रहती है। क्या क्या रहती है? पहला रहता है सामुदायिक निवेश कोष के अंदर चक्रीय निधि रहती है और दूसरा क्या रहता है? सामुदायिक निवेश निधि रहती है। रिवॉल्विंग फंड का जो राशि प्राप्त होती है वो है 10 से 15,000, 10 से 15,000 रुपए तक, 15,000 रुपए तक। और इसमें कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से जो हमको राशि प्राप्त होती है वो होती है 60 से 75,000 रुपए। कई राज्य हो गए जैसे यूपी, अन्य जो बहुत बड़े बड़े राज्य हैं ना,
यूपी हो गया, बिहार हो गया, उसमें ये कोर्स 1.5 लाख रुपए तक का है। 1.5 लाख रुपए तक मिल रहा है इसको सामुदायिक निवेश निधि के रूप में, ठीक है। तो 60 हमारे यहाँ 60 से 75,000 रुपए तक सामुदायिक निवेश निधि के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो 15,000 रुपए तक का अमाउंट है ये अनुदान के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो 60 से 75,000 रुपए है वो ऋण के रूप में प्राप्त होता है। इतना आपको याद रखना है। क्या एग्जाम में पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम टारगेट करते हैं रिवॉल्विंग फंड को या चक्रीय निधि को, चक्रीय निधि देखते हैं, ठीक है। रिवॉल्विंग फंड या चक्रीय निधि। चक्रीय निधि क्या होता है हमको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। महिला स्व सहायता समूह को सदस्यों की आय में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, जोखिम में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप यह राशि स्व सहायता समूह को हस्तांतरित की जाती है। क्या क्या बातों को हाईलाइट किया गया इसको समझो। इसमें सबसे पहले बोला गया कि सरकार द्वारा किसको दिया जाता है? स्व सहायता समूह को, एसएचजी को दिया जाता है। किस रूप में दिया जाता है? अनुदान स्वरूप दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाता है? तो महिला, अब ये किस रूप में किसको दिया जाता है? तो महिला स्व सहायता समूह। ध्यान रहे, महिला स्व सहायता समूह को सदस्यों की आय में वृद्धि के लिए क्यों दिया जाता है? ये सरकार द्वारा क्यों दिया जा रहा है? तो क्या बोल रहे हैं? आय में वृद्धि के लिए, रोजगार में वृद्धि के लिए, और जोखिम में कमी के लिए दिया जाता है, ठीक है। जोखिम में कमी। तो रिवॉल्विंग फंड किसको दिया जा रहा है? स्व सहायता समूह को दिया जा रहा है। कौन से स्व सहायता समूह को दिया जा रहा है? महिला स्व सहायता समूह को दिया जा रहा है। महिला के साथ याद रखना है दिव्यांगों का जो स्व सहायता समूह है, उनको भी ये रिवॉल्विंग फंड मिलता है, ठीक है। महिला और दिव्यांगों के स्व सहायता समूह को ये रिवॉल्विंग फंड मिलता है। सरकार क्यों देती है? आय में वृद्धि करने के लिए, रोजगार में वृद्धि करने के लिए, जोखिम में कमी करने के लिए। आगे बढ़े। पात्रता क्या होगी? कौन कौन लोग पात्र होंगे? तो देखो पहले लिखा है महिला स्व सहायता समूह ही रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा आपसे। महिला स्व सहायता समूह को क्या दिया जाएगा बच्चों? रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा, ठीक है। स्थापना के 3 माह बाद संस्था यदि उन 3 महीनों में पंचसूत्र का पालन करती है तो दिया जाएगा। स्थापना हुआ, स्थापना के 3 महीनों के बाद अगर रिवॉल्विंग फंड में काम किया, रिवॉल्विंग फंड का सही तरीके से काम कर रही है, अगर जो संस्था है वो सही तरीके से काम कर रही है 3 महीने तक, अगर 3 महीने तक वो संस्था सही तरीके से काम कर रही है तो वो जो संस्था होगी उसको हम क्या देंगे? रिवॉल्विंग फंड देंगे। 3 महीने तक अगर वो सही तरीके से काम कर ली तो, ठीक है। लेकिन वो 3 महीने तक बैठक में पंचसूत्र का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो 3 महीने तक क्या करना चाहिए? पंचसूत्र का पालन करना चाहिए। देखो जो मैं लिखते जा रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ऐप में तो स्क्रीनशॉट होगा नहीं, अगर यूट्यूब में देख रहे होगे, अगर ये क्लास यूट्यूब में डल रही है, ठीक है, जो कि लास्ट 2 क्लास तो डाले हैं तो इसको भी डालेंगे इस कोचिंग वाले, ठीक है। तो यूट्यूब में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, यूट्यूब में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये मिट जा रहा है फिर आप यानी तो नोट करते चलो। मैं तो बोलूँगा कॉपी पेन लेके ही बैठना चाहिए, ऐसी लेट के देख रहे होगे तो वो काम आने वाला नहीं है आपके, ठीक है। बहरहाल चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या बोल रहे थे? स्थापना के, जैसे कोई एक एसएचजी है, कोई भी एक एसएचजी है, ठीक है। अब वो एसएचजी की स्थापना हुए 3 माह हो गया, 3 मंथ हो गया, तो इस 3 मंथ में अगर वो सही तरीके से ऑपरेट कर ली तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है? रिवॉल्विंग फंड देती है। क्या देती है? रिवॉल्विंग फंड देती है। लेकिन एक बात और चेक करती है वो, ये तो महिला स्व सहायता समूह है, ये है वो तो ठीक है, उसके साथ वो देखती है इन 3 माहों में ये पंचसूत्र का पालन किए कि नहीं, पंचसूत्र का पालन किए कि नहीं। अब दूसरा प्रश्न उठेगा, ये पंचसूत्र क्या है? तो भैया एकदम इजी है, देख लो, बैठक होना चाहिए। दूसरा पंचसूत्र है बचत होना चाहिए, बचत होना चाहिए,
ठीक है, बैठक होना चाहिए, बचत होना चाहिए, इसको काट के यहाँ अच्छे से बचत लिख लो, ठीक है। तीसरा होता है भैया लेन देन होना चाहिए, आंतरिक लेन देन होना चाहिए, ठीक है। चौथा होना चाहिए लेन देन की जो वापसी होनी चाहिए, वापसी होनी चाहिए, जो भी लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, उसकी वापसी होनी चाहिए। और पांचवा हो गया लेखा संधारण, लेखा संधारण, लेखा संधारण मतलब अकाउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो बैठक होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए, सेविंग होनी चाहिए, लेन देन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वापसी होनी चाहिए, लोन दिए हैं तो लोन वापस करो, और लोन दिए हो तो किसी से वापस ले लो, और लोन खुद लिए हो तो उसको वापस दे दो, ठीक है। और ये सब जो बाकी जो चीजें हैं उसकी अकाउंटिंग लेखा जोखा बनना चाहिए। तो यही पंचसूत्र का पालन होना चाहिए 3 महीनों में की जो बैठक है उसमें, तब तो आप सीरियस एस्पिरेंट दिखाई दोगे, ठीक है, तब तो आप क्या होगा, सीरियस एस्पिरेंट दिखाई दोगे। तो महिला स्व सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, ठीक है। दूसरा 3 माह तक, आप समझ गए, 3 माह बाद संस्था को यदि उन 3 महीनों में पंचसूत्र का पालन करती है तो, ठीक है। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति 90% होनी चाहिए, बैठक में सदस्यों की उपस्थिति कितनी होगी, 90% होनी चाहिए, ठीक है। आंतरिक ऋण देता रहा हो, ठीक है। आंतरिक ऋण क्या होता है ये बताने की जरूरत है क्या अब आपको, बिल्कुल नहीं है। 90% ऋण वापसी हो ये बताने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। पंचसूत्र का न्यूनतम 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना चाहिए कि भाई पंचसूत्र कैसे पालन हो रहा है, कैसे करना है, इसका 3 दिवसीय प्रशिक्षण कराना चाहिए। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हो गया कम्युनिटी रिसोर्स प्रोग्राम हुआ हो। कम्युनिटी रिसोर्स प्रोग्राम मतलब ट्रेनिंग होता है एक ठो स्व सहायता समूह का, कि भैया इसको हमको कैसे ऑपरेट करवाना है, एक ट्रेनिंग टाइप का दिया जाता है। तो अगर वो सही तरीके से हुआ है, ठीक है, तो ये भी अब क्या होगा, पात्र हो गया आप इसके, ठीक है। राशि कितनी दी जाएगी रिवॉल्विंग फंड में, ठीक है। तो रिवॉल्विंग फंड में जो राशि का हस्तांतरण होगा वो कैसे होगा देख लो। सबसे पहले तो भैया मैं आपको रफ वर्क में बताता हूं राशि कैसे दी जाती है, इसको छोड़ो मैं आपको बता रहा हूं, देसी भाषा में पढ़ो यार, हमेशा याद रहेगा। ये जो आजकल ट्रेंड है ना, यू नो व्हाट आई मीन वाला, वो सही नहीं है, ठीक है। चलो देखो, एसएचजी जो है अगर वो 3 माह तक, 3 मंथ तक पंचसूत्र का पालन कर रही है, पंचसूत्र का पालन कर रही है और बाकी के बताए गए क्राइटेरिया को भी फॉलो कर रही है, और तो उनको क्या मिल जाएगा, रिवॉल्विंग फंड मिल जाएगा, ठीक है। रिवॉल्विंग फंड जो रहेगा मिनिमम होगा 10,000 रुपए का और मैक्सिमम होगा 15,000 रुपए तक का। मैक्सिमम किसका होगा, 15,000 रुपए तक होगा। मैं ये क्लास बनाने के लिए बहुत सारी बुक पढ़ा हूँ जो मार्केट में गई है, लगभग हर बुक में एक समान बातें ही बोली गई होगी, ठीक है। और मैं जो बता रहा हूँ वो भी वही बातें होंगी, क्योंकि मेरी भी जानकारी का स्रोत यानी तो सरकारी वेबसाइट है, यानी तो वो बुक है, ठीक है। मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ जो खुद से ज्ञान प्राप्त किया हूँ, नहीं, ये बुक देख दाख के ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चीज, कुछ गलतियां हैं बुक में, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे रिवॉल्विंग फंड का मैं देखा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट में स्पष्ट मेंशन किया गया है कि भैया आपको 10,000 रुपए मिनिमम रिवॉल्विंग फंड मिलेगा और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 15,000 रुपए तक। लेकिन सभी बुकों में 15,000 रुपए बस बताया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है मिनिमम राशि, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो रिवॉल्विंग फंड आपको ऐसे मिल गया। तो इसके बाद क्या होगा कि आपको, अगर आप नए स्व सहायता समूह हो, अगर आप नए स्व सहायता समूह हो तो आप जो बैठक होगी आपकी, पहले तो आपको भाई रजिस्टर कर दिया जाएगा, रजिस्टर कर दिया जाएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे कि स्व सहायता समूह का निर्माण हुआ, रिवॉल्विंग फंड मिनिमम 10,000 रुपये 15,000 रुपये मिल गई, तो पहले हम क्या कर देंगे, एसएचजी को रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद जो नए अगर हैं तो उनकी हम 13 बैठक का इंतजार करेंगे, और अगर वो पुरानी है तो उसके बाद उनकी 15 बैठक देखेंगे। और दोनों में से जो भी है, नया है तो 13, पुराना है तो 15 बैठक के बाद उनका ग्रेडिंग किया जाएगा। ग्रेडिंग किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ग्रेडिंग किया जाएगा। और ग्रेडिंग करने के लिए कोई एक अधिकारी होगा, और ये अधिकारी कौन रहता है बच्चों, ADEO, मतलब आप लोग जब ADO बन जाओगे तो इन लोग का क्या करोगे, ग्रेडिंग करोगे, ठीक है।
अब ये अधिकारी जो एडीओ है वो ग्रेडिंग करता है और ग्रेडिंग करने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी को, ऑफिसर को ये भेज देता है, ठीक है, ग्रेडिंग का। अगर स्व सहायता समूह एसएचजी 70% अंक प्राप्त नहीं करती तो उसके लिए फिर से ट्रेनिंग कराई जाती है और फिर से उसकी ग्रेडिंग की जाती है। 70% के बाद ही वो क्या होगी, रिवॉल्विंग फंड की हकदार होगी, ठीक है। ग्रेडिंग अभी नहीं पढ़े, अपन पढ़ेंगे बाद में। अब ये क्या करता है, जिला सीईओ को भेज देता है, ये अमाउंट जिला सीईओ को भेज देता है और जिला सीईओ क्या करता है, पैसे रिलीज करता है। पैसे क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब अल्टीमेटली जिला सीईओ से पैसा, रिवॉल्विंग फंड का पैसा रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया 13 बैठक, 15 बैठक के बाद ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के बाद जिला, उसके बाद पैसा रिलीज हो गया। चलो आ जाओ, क्या लिखा है अब देखो, राशि का हस्तांतरण ग्राम, इसमें लिखा है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जो वेबसाइट रहेगी उसमें एसएचजी को पंजीकृत किया जाएगा, ठीक है। पदांकित कर्मचारी द्वारा एसएचजी के गठन होने के 13 बैठक के पश्चात, और पुरानी एसएचजी है तो 15 बैठक के पश्चात श्रेणीकरण किया जाएगा, मतलब ग्रेडिंग किया जाएगा। ग्रेडिंग कम से कम 70% अंक प्राप्त हुआ, नहीं तो पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रेणीकरण को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में दर्ज किया जाएगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में किया जाएगा। अब ये देखना ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या कर रहा है, एडीओ जो रहेगा वो ग्रेडिंग करेगा, उसके बाद डेवलपमेंट ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर डीबीपीएम जो इसका सीनियर रहता है एडीओ का, उसको ये अपनी रिपोर्ट भेजेगा ग्रेडिंग की, ठीक है। पहले क्या हो गया, एडीओ से ग्रेडिंग, एडीओ ग्रेडिंग किया और ये ग्रेडिंग की रिपोर्ट किसको भेज दिया, डीबीपीएम को, डेवलपमेंट ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट किसको भेजेगा, जिला पंचायत के सीईओ को भेजेगा। फिर जिला पंचायत के सीईओ को सेटिस्फाई हो गए तो रिवॉल्विंग फंड की राशि क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और ये मिनिमम कितने रुपए की होगी, 10,000 रुपए के, और मैक्सिमम कितने हजार रुपए की होगी, 15,000 रुपए की। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। ये नीचे लिखा है मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 15,000। सामुदायिक निवेश कोष की राशि कैसी होगी, इसको समझ लो। सामुदायिक निवेश कोष की राशि क्या होगी, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि पहला तो रिवॉल्विंग फंड हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया एसएचजी, सामुदायिक निवेश कोष की राशि। सामुदायिक निवेश कोष की राशि का पूरा अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास रहता है, संकुल स्तरीय संगठन के पास रहता है। किसके पास रहता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पास रहता है, ठीक है। क्लस्टर हम इसके बाद वो पढ़े ना कि भाई एसएचजी रहता है, एसएचजी के ऊपर क्या रहता है, विलेज लेवल फेडरेशन रहता है, विलेज लेवल फेडरेशन के बाद क्लस्टर लेवल फेडरेशन रहता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बाद ब्लॉक लेवल फेडरेशन रहता है, ब्लॉक लेवल फेडरेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन रहता है, उसके बाद क्या रहता है, गवर्नमेंट, उसके बाद कौन रहती है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये जो पैसा है वो सीधे यहाँ क्लस्टर लेवल फेडरेशन में भेजती है। ये पूरा पैसा किसके पास जा रहा है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पास। और ये जो पैसा जा रहा है वो अनुदान के रूप में जा रहा है। किसके रूप में जा रहा है, अनुदान के रूप में जा रहा है। मतलब सरकार जब संकुल स्तरीय संगठन या क्लस्टर लेवल फेडरेशन को ये पैसा देती है तो वो अनुदान के रूप में देती है। दैट मीन्स कि ये पैसा क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा वापस नहीं किया जाता सरकार को, ठीक है। लेकिन जब संकुल स्तरीय संगठन ये पैसा इधर रिलीज करती है, स्व सहायता समूहों के लिए रिलीज करती है, मेन तो ये है स्व सहायता समूह के लिए रिलीज करती है, तो ये करती है लोन के रूप में, ऋण के रूप में ये पैसा रिलीज किया जाएगा। और ये पैसा कितना होता है, 60,000 से लेकर 75,000 रुपए तक, 60,000 से लेकर कितना, 75,000 रुपए तक, ठीक है। तो पहला ये ग्रांट के रूप में सरकार द्वारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन को दिया जा रहा है, और जब क्लस्टर लेवल फेडरेशन ये पैसा विलेज लेवल फेडरेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे रही है, स्व सहायता समूह को, तो ये लोन के रूप में दे रही है, ठीक है। अब जब ये लोन के रूप में दे रही है, इसका मतलब है इसको ये पैसा वापस भी करना है, इसको ये पैसा वापस भी करना है। तो यहां देखो, अब ये पैसा इसको लोन के रूप में मिल गया तो ये क्या करेगी, इसको सदस्यों को दे देगी। सदस्य जब इसको वापस करेगा, ये पैसा, सदस्य जब इसको ये पैसा वापस करेगा
तो वो 12 से 18% का ब्याज देगा और 24 माह तक ये मैक्सिमम अपने पास रख सकता है। मैक्सिमम कितने माह तक रख सकता है? 24 माह तक रख सकता है। उसके बाद इसको 12 से 18% तक का ब्याज देना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके बाद जब एसएचजी इसको ग्राम विलेज लेवल फेडरेशन को भेजता है तो वो इसमें 9% का ब्याज देगी और अवधि 40 माह तक ये अपने पास रख सकती है इसको, ठीक है। मतलब पहले ये 24 माह तक अपने पास रखा, फिर ये 40 माह तक अपने पास रखी। मतलब इसका यूज सदस्य 12 से 18% दे रहे, एसएचजी 9% तक का ब्याज देगी। कितने प्रतिशत तक का? 9%। फिर ये पैसा किसके पास जाएगा? संकुल स्तरीय संगठन के पास, और ग्राम लेवल संगठन इसमें 6% का ब्याज पे करेगा इसको, और अवधि कितने रहेगी? 80 माह तक ये अपने पास रख सकता है, ठीक है। 80 माह तक रख, फिर ये पैसा क्या होगा? फिर से ये ट्रांसफर होकर यही क्रम में आगे बढ़ना चालू हो जाएगा, ये रोटेट होते रहेगा। ये पैसा इधर सरकार को नहीं वापस जाता, क्योंकि ये क्या है? एक प्रकार का ग्रांट है, एक प्रकार का क्या है बच्चों? अनुदान है, ठीक है। आशा करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, ये अब अपन यहीं खत्म करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा पोर्शन बचा है वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। सामुदायिक निवेश कोष, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसे लगी बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन है, उसमें एडीओ की विस्तृत क्लास का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। हमारा अनुरोध है कि अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आइए शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन में तैयारी करिए। उसमें आपको एडीओ की प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।